हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट सेक्शन 2 डिस्कस करेंगे। पहले सेक्शन में मैंने आपको ये बताया था कि कैसे इंडिया में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाई गई और स्पेशली हम लोगों ने 3 पॉलिसियाँ डिस्कस की थी। 1948 में जो पहली पॉलिसी आई थी, नीति आई थी, दूसरी 1956 में जो आई थी उसको डिस्कस किया था और उसके बाद फिर 1991 में बहुत बड़ा चेंज आया और जिस पॉलिसी के द्वारा एलपीजी लाया गया इंडस्ट्री में उसको हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो अब उसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं हम सेक्शन 2 के अंतर्गत जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं हम उस पर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये बेटा कि आप अगर देखें कि जो सेक्शन आपने देखा था कि 1991 में जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई, जो औद्योगिक नीति आई, तो उसमें जो बदलाव हुए हैं, अगर हम उन बदलावों की बात करें कि जो भी चेंजेस हुए हैं वो क्या हुए हैं, तो उसमें आपने देखा था कि एलपीजी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन आया था। और प्राइवेटाइजेशन में एक ऐसी चीज़ थी जो मैंने आपको बताई थी कि जो पीएसयू से रिलेटेड थी, क्योंकि हमने पहले लेक्चर में पब्लिक सेक्टर यूनिट या सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों को डिस्कस किया था। तो अब सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों के बारे में मैंने जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो आपको बता दिए थे। कौन से उद्योग महारत्न के अंतर्गत हैं, कौन से उद्योग नवरत्न के अंतर्गत हैं और कितने सारे उद्योग मिनी रत्न के अंतर्गत हैं, उन्हें क्या प्रॉफिट है, उन सारी बातों को हम लोगों ने किया था। लेकिन एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी नीति है या पॉलिसी है जो कहीं ना कहीं पीएसयू से रिलेटेड है, अभी उस पर बात करनी है और उसे कहते हैं विनिवेश नीति। विनिवेश नीति, डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी, प्रेजेंट टाइम ये फिर से चर्चा में है। विनिवेश नीति या डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी, अगर हम देखें तो डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी कब आई? 1991 में जब आर्थिक सुधार हुए, इकोनॉमिक रिफॉर्म हुए, तब आई थी ये पॉलिसी और प्राइवेटाइजेशन के अंतर्गत लाई गई थी। प्राइवेटाइजेशन के अंतर्गत इस पॉलिसी की बात की गई थी। अब इस पॉलिसी के तहत क्या किया जाता है, क्या है ये पॉलिसी और इस समय क्यों चर्चा में है, इसको लेकर अभी हम बात करते हैं आपसे। तो बच्चों, सबसे पहली बात तो ये कि जब आप इसको समझिए कि व्हाट इज डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी, व्हाट इज डिसइन्वेस्टमेंट। एक इन्वेस्टमेंट होता है, एक डिसइन्वेस्टमेंट। तो अब जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए, अब एक एग्जांपल लेते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक इंडस्ट्री बनाई, बाल्को, भारत एल्युमिनियम कॉरपोरेशन। ये जब गवर्नमेंट ने इसको बनाया, गवर्नमेंट ने इसमें हो सकता है 500 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया होगा। इन्वेस्टमेंट या निवेश, 500 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट या निवेश किया होगा जिसके द्वारा भारत एल्युमिनियम कॉरपोरेशन बनाया। ठीक है, बाल्को का गठन किया। अब प्रेजेंट टाइम बाल्को भारत सरकार का नहीं रहा। ठीक, तो जब सरकार ने 500 करोड़ का निवेश किया था तो निवेश यानी इन्वेस्टमेंट करके उसने बाल्को का गठन किया। इसके बाद अब सपोज दैट सरकार ने 2004 में बाल्को का डिसइन्वेस्टमेंट किया। अब ये इन्वेस्टमेंट किया, अब गवर्नमेंट ने क्या किया यहां पर? डिसइन्वेस्टमेंट, विनिवेश। अब डिसइन्वेस्टमेंट या विनिवेश में जो ये सरकार, अब हो सकता है कि सरकार की अब तक इस कंपनी में जो वैल्यू है, जो भी सरकार का शेयर है, वो सपोज दैट 5000 करोड़ रुपए का है। ये कंपनी 5000 करोड़ रुपए की हो चुकी है। अब सरकार इस कंपनी का डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है, तो अब सरकार के पास 100% शेयर है। मान लो सरकार ने कहा कि हम इस कंपनी के 51 या 74% शेयर बेचेंगे। मतलब हम
यहां पर निवेश करके इस कंपनी को हमने बनाया, अब हम डिसइन्वेस्टमेंट विनिवेश करेंगे और जो कंपनी इसके इतने शेयर लेगी उसमें क्या करेगी, वो निवेश करेगी, वो इन्वेस्टमेंट करेगी। ठीक, अब जैसे फॉर एग्जांपल स्टारलाइट इंडस्ट्री ने इसमें निवेश किया, इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन सरकार ने अपने निवेश को डिसइन्वेस्टमेंट किया, तब इन्होंने इसमें निवेश किया। तो कुल मिलाकर डिसइन्वेस्टमेंट या विनिवेश वह प्रक्रिया है, वह प्रोसेस है जिसके अंतर्गत सरकार किसी भी पीएसयू में या सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग या कंपनी में उपस्थित अपने शेयर प्राइवेट सेक्टर को बेचती है, प्राइवेट सेक्टर को सेल करती है, और उससे अब इतने शेयर उसने बेचा, उससे 100% हो सकता पूरा 100% बेच दिया, तो उससे ये 5,000 करोड़ रुपए की आय किसको मिल गई, गवर्नमेंट को मिल गई। अब उस आय को गवर्नमेंट किसानों को प्रदान करने में लगाए, सड़क बनाने में लगाए, या कोई नया प्रोजेक्ट स्थापित करने में लगाए, ये सरकार के ऊपर है। तो सरकार की या राज्य की आय में वृद्धि के लिए राज्य के द्वारा जो है राज्य आधारित जो उद्योग है, जिसको हम सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां या सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग कहते हैं, उसके शेयर यानी मालिकाना हक, शेयर या मालिकाना हक को किसी निजी क्षेत्र को बेच देना, इसे कहा जाता है डिसइन्वेस्टमेंट। तो जब भी डिसइन्वेस्टमेंट होगा, एक विक्रेता है, विक्रेता कौन है, सरकार, और क्रेता कौन है, प्राइवेट सेक्टर, निजी क्षेत्र। ठीक है, वो यहां पर होता है। अब बात करते हैं कि डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी जो है उससे संबंधित और क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। तो डिसइन्वेस्टमेंट या विनिवेश नीति जो आई थी वो 1991 के आर्थिक सुधार के अंतर्गत, और 1991 में जो है इस नीति का उद्देश्य क्या था उस पर आते हैं। तो भारत सरकार के बहुत से उपक्रम, बहुत सी कंपनियां निरंतर घाटे में जा रही थी, निरंतर लॉस में जा रही थी, रेगुलर लॉस में जा रही थी। सरकार कोई भी कंपनी स्थापित करती है प्रॉफिट के लिए करती है, और इसका एक बहुत बड़ा पर्पस वेलफेयर भी होता है, लेकिन प्रॉफिट जब नहीं होगा तो लंबे समय तक आप वेलफेयर नहीं कर सकते। यही स्थिति हुई। तो 1991 में जो परिस्थितियां बनी उस पर अगर आए तो 1991 में जब ये विनिवेश नीति लाई गई, डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी लाई गई, तो उसमें यह प्रावधान किया गया कि निरंतर घाटे में चल रहे उद्योगों को कम से कम 3 साल या उससे 3 वर्ष या उससे अधिक समय से निरंतर घाटे में चल रहे उद्योगों को डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी के तहत लाया जाएगा, अर्थात उनका विनिवेश किया जाएगा। उसमें उपस्थित जो शेयर हैं गवर्नमेंट के, वो प्राइवेट सेक्टर को बेच दिए जाएंगे। अब ये गवर्नमेंट पर्टिकुलर इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री तय करेगी कि उसमें 20% शेयर बेचने हैं, 51% बेचने हैं, 74% या 100%। ये गवर्नमेंट पॉलिसी हर इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग तय होगी। और इसका अर्थ यही था कि सरकार के द्वारा इस नीति के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों पर जो मालिकाना हक था उसे हम अब किसी और को दें। जब हम शेयर बेच रहे हैं, और अगर आप जानते हैं 51% से ज़्यादा शेयर बेच दिया, तो इसका मतलब मालिकाना हक जिसको बेचा उसको चला गया। अगर जो है स्टारलाइट इंडस्ट्री को बेचा तो स्टारलाइट को चला गया, अगर किसी और को बेचा तो उसको चला गया। ठीक है, उस समय इस नीति का उद्देश्य यही था। धीरे धीरे जैसे जैसे 1991 से आगे बढ़ते गए हम, तो निजीकरण या एक तरह से कहें कि भारत में पूंजीवाद का प्रभाव बढ़ता गया, कैपिटलिज्म का प्रभाव बढ़ता गया। कैपिटलिस्टिक जो सोसाइटी थी जिसमें बड़े बड़े उद्योगपति थे, अंबानी जैसे उद्योगपति, तो टाटा जैसे उद्योगपति,
इन इंडस्ट्रियलिस्ट को ये लगा, सुनील भारत मित्तल जैसे उद्योगपति, इनको ये लगा कि ये तो बहुत अच्छी पॉलिसी है और इस पॉलिसी के द्वारा इंडस्ट्रीज, अगर गवर्नमेंट सेक्टर की बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज जो है उनका भी डिसइन्वेस्टमेंट हो जाए तो हमें बहुत बड़ा फायदा मिल जाएगा। तो इसके लिए बड़े पैमाने पर जो है कहीं ना कहीं इंटरेस्ट पैदा हुआ किसके अंदर, जो पूंजीपति थे, जो पूंजीवादी थे, क्योंकि उनको तो भाई हर एक पब्लिक सेक्टर, चाहे वो कल को बैंक हो, एयरपोर्ट हो, रेलवे हो, जहां भी उनको प्रॉफिट लगेगा वो सोचेंगे ये हमारे अंडर में हो जाए। क्योंकि एक बिजनेस करने वाला जो पूंजीपति होगा वो तो जितना ज्यादा उसका क्षेत्र विस्तार हो उतना अच्छा है। तो उसने इस पॉलिसी के तहत काम करना शुरू किया और धीरे 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 आज ये स्थिति आ गई है कि अब वो लाइन जो 1991 में इसके साथ जोड़ी गई थी, निरंतर घाटे में चल रहे उद्योगों का डिसइन्वेस्टमेंट किया जाएगा, ये लाइन अब डिलीट हो चुकी है। अब डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी के तहत सरकार अपने आय में वृद्धि के लिए किसी भी उद्योग का डिसइन्वेस्टमेंट कर सकती है, वो चाहे घाटे आधारित हो या लाभ आधारित हो। ये आवश्यक नहीं है कि वो घाटे में चल रहा उद्योग हो। तो अब ये दिमाग से आप निकाल दो कि आज की डेट में डिसइन्वेस्टमेंट उसका होगा जो घाटे में चल रहा हो। डिसइन्वेस्टमेंट किसी का भी हो सकता है, चाहे वो घाटे में चल रहा हो या फिर प्रॉफिट में चल रहा हो। अभी आप देख रहे होंगे तमाम कर्मचारी संगठन और तमाम आंदोलन चल रहे हैं और कोरोना इफेक्ट के कारण बहुत से आंदोलन नहीं हो रहे हैं अभी, लेकिन ये आपको अच्छी तरह पता होगा, आपको दिख रहा होगा कि प्राइवेटाइजेशन बहुत तेजी से होने वाला है और जिसके अंतर्गत रेलवे में डिसइन्वेस्टमेंट होगा, एयरलाइंस में डिसइन्वेस्टमेंट होगा, रोडवेज में डिसइन्वेस्टमेंट होगा, हमारे बैंकों का डिसइन्वेस्टमेंट होगा। डिसइन्वेस्टमेंट हो जाएगा भाई। हम अपने शेयर, निजीकरण का मतलब क्या हुआ, सरकार अपने शेयर बेचेगी, तो सरकार डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है, ठीक है। तो ये समय के साथ साथ किसका प्रभाव हुआ, पूंजीवाद का प्रभाव बढ़ा, कैपिटलिज्म का प्रभाव बढ़ा। मैंने आपको पहले चैप्टर में बताया था कि इंडिया में ये वो दौर है 1991 के बाद जब कैपिटलिज्म का प्रभाव ऐसे ग्राफ बढ़ रहा है और ये उसी का संकेत है कि जहां पर ये समय के साथ बदलाव आना था, क्योंकि ये सिर्फ भारत का प्रभाव नहीं है, सिर्फ इंडिया का नहीं, ये ग्लोबल इफेक्ट है, ग्लोबल इफेक्ट है। और इसलिए इसको समझना है। यहां पर ऐसा नहीं कि आज श्री नरेंद्र मोदी की सरकार है तो वो ऐसा कर रही है, उसको ऐसा नहीं करना। कोई भी सरकार होगी तो उसको ऐसा करना होगा। ये ग्लोबल इफेक्ट है, इससे कोई बच नहीं सकता। ये बात अलग है कि हम अपोजिशन में थे तो हम डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार को ये ब्लेम करते थे, ये बेच रहे हैं, वो बेच रहे हैं, इतना एफडीआई ला रहे हैं, इतना एफडीआई ला रहे हैं। वहां हम एज अ अपोजिशन हमारे लिए बहुत आसान था, लेकिन जब आप सरकार में आए तो आपको समझ में आया कि नहीं, हमें तो ये करना पड़ेगा, हमारी मजबूरी है, क्योंकि ये तो पूरा ग्लोबलाइज हो गया है, ये ग्लोबल इफेक्ट है। आज डिसइन्वेस्टमेंट, प्राइवेटाइजेशन, कैपिटलिज्म, ये सब ग्लोबल कॉन्सेप्ट है और ग्लोबल इफेक्ट का प्रभाव है। किसी भी देश में, चाहे वो आप चाइना जैसे समाजवादी देश को उठा लीजिए, रशिया जैसे देश को उठा लीजिए, किसी भी देश को आप देख लीजिए, सभी देशों में इस कैपिटलिज्म का इफेक्ट है। और बहुत दूर जाने की बात नहीं है बच्चों, आज जो कोरोना का प्रभाव दिख रहा है, आपको दिख रहा होगा, कोरोना का आतंक, कोरोना टेरर का बिजनेस हो रहा है, ये भी किस तरह का इफेक्ट है, ये भी ग्लोबल इफेक्ट है। आप देख रहे होंगे कि ग्लोबल इफेक्ट की तरह काम कर रहा है। तो बहुत बड़े बड़े कैपिटलिस्टिक वर्ग, चाहे वो ड्रग कंपनियों के मालिक हों या कुछ भी हों, बहुत बड़ा बड़ा इसमें एक तरह से कहें तो रैकेट लगा हुआ है पूरे वर्ल्ड लेवल पे। यहां तक कि WHO को हाईजैक कर लिया गया है। आप सोचो
कैसे कैसे बयान आते हैं, कभी ये हो रहा है, कभी वो हो रहा है। ये सब क्यों हो रहा है? कहीं ना कहीं उस कैपिटलिस्टिक सोसाइटी का इफेक्ट है, और उस इफेक्ट में हर कोई आ रहा है। हम आप सब लोग आ रहे हैं, ऐसा नहीं है, कोई भी उस प्रभाव से बचा नहीं है, कहीं ना कहीं उस प्रभाव में आ चुके हैं। क्योंकि उस प्रभाव का सीधा सा है कि उस जैसा वो देखना, जैसा वो दिखाएगा, हमारी मजबूरी हम ऐसा देखेंगे, ये हो गया है। और जब तो कहीं ना कहीं उसके अकॉर्डिंग, अब जैसे कहते हैं जैसी स्थिति आई वैसा काम करना होगा। तो आज आप देख लीजिए, तो लेटेस्ट अगर हम देखें तो अभी 23 जुलाई 23 जुलाई 2020 को अगर हम देखें बच्चों, तो आप देखेंगे 23 जुलाई 2020 को 28 जुलाई 28 जुलाई 2020 को लेटेस्ट हमारी वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने 23 PSUs 23 PSU पब्लिक सेक्टर यूनिट के डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसेस को कंटिन्यू करने की बात की है। उन्होंने कहा है कि सरकार के द्वारा 23 PSU को विनिवेश करने की मंजूरी दी गई है। 23 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों का विनिवेश करने का या डिसइन्वेस्टमेंट करने की मंजूरी दी गई है। अब उसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट हैं मैं उनको आपको बता दे रहा हूं। 23 ये डिसीजन हुआ है 28 जुलाई 2020 को, ये डिक्लेयर हुआ है, गवर्नमेंट ने किया है। अब इसमें सबसे पहला है जो इंपॉर्टेंट है, कुछ नाम चर्चित है, मैं उनको बता दे रहा हूं। हिंदुस्तान न्यूज़ प्रिंट लिमिटेड, दूसरा स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड। ठीक है, एक मिनट में मार्कर चेंज कर लेता हूं। नेक्स्ट थर्ड है सीमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। नेक्स्ट भारत अर्थ, ये भी फेमस थी, मूवर्स लिमिटेड, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड। पवन हंस, पवन हंस आपने नाम सुना होगा, पवन हंस ये हेलीकॉप्टर सर्विस है, पवन हंस लिमिटेड। एयर इंडिया बहुत चर्चित, बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, 7वें नंबर पे ITDC, इंडियन टूरिज्म एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इंडियन टूरिज्म एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। नेक्स्ट हिंदुस्तान केमिकल्स, हिंदुस्तान केमिकल्स। ठीक है, तो ये 8 नाम हैं। 23 टोटल मैंने बताया कि 23 PSU के अभी फिलहाल डिसइन्वेस्टमेंट का निर्णय लिया गया है, सरकार ने इसको प्रोसीड कर दिया है। और आप देख रहे हैं कि इसमें कई सारे ऐसे नाम हैं, और इनमें सरकार ने ये कहा है कि अगर उचित मूल्य मिलेगा, मतलब प्राइवेट कंपनियां अगर उचित मूल्य इनके शेयर का देंगी तो इनका डिसइन्वेस्टमेंट या विनिवेश किया जाएगा। ठीक है, तो ये डिसइन्वेस्टमेंट या विनिवेश से रिलेटेड जो अभी का लेटेस्ट पॉइंट है वो मैंने आपको बताया। अब अगर हम कुछ डिसइन्वेस्टमेंट से रिलेटेड आंकड़ों पर चलें तो बहुत इम्पोर्टेंट कुछ डेटा हैं, कुछ आंकड़े हैं, तो उन पर भी हम चलते हैं। वो आंकड़े आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगर देखिए आप
मैंने अभी आपको बताया कि 1991 के आर्थिक सुधार के अंतर्गत ये आया। तो 1991-92 से अगर हम देखें, और अभी ताज़ा आंकड़ा जो है वो 2018-19 का भी आ चुका है। तो 1991-92 से 2018-19 के दौरान, ठीक है, 2018-19 के दौरान टोटल अगर हम देखें कि टोटल जो है वो कितने करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो चुका है, इसके टोटल कितने करोड़ का डिसइन्वेस्टमेंट हो चुका है, मतलब आय सरकार को कितनी प्राप्त हो चुकी है, तो 4,32,411 करोड़ रुपए। ठीक, तो भाई अगर ये कहा जाए कि डिसइन्वेस्टमेंट का जो ऑब्जेक्टिव है, मेन उद्देश्य है या लाभ है, लाभ भी हम कह सकते हैं, उद्देश्य भी कह सकते हैं, वो क्या है कि सरकार को आय प्राप्त होना, सरकार को इनकम प्राप्त होना। ठीक है, अगर हम कर रहे हैं तो इनकम प्राप्त होनी चाहिए। तो 1991-92 से लेकर और 2019-18-19 तक ये जो आप देख रहे हैं, इस ड्यूरेशन के दौरान सरकार को, ये किसको प्राप्त आय है, सरकार को प्राप्त पूंजी। ठीक है, तो विनिवेश के द्वारा इसके बीच में जो डिसइन्वेस्टमेंट हुआ है, विनिवेश हुआ है, उस विनिवेश द्वारा सरकार को ये आय प्राप्त हुई है। ठीक है, ये तो हो गया टोटल जब से प्रारंभ हुआ तब से अभी तक की आय। मतलब ये मोटे तौर पर आपको जानना है, कभी आप कुछ लिखते हो या कहीं, ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन के रूप में आ रहा, लेकिन क्वेश्चन के रूप में आंकड़े जो आ सकते हैं 2017-18 का और 2018-19। तो 2017-18 में सरकार को आय प्राप्त हुई या पूंजी प्राप्त हुई है 1,05,303 करोड़ रुपए, और 2018-19 में 87,972 करोड़ रुपए। जो इस सरकार के का लेटेस्ट डेटा है, मैं वो आपको बता रहा हूं कि 2017-18 में एक चीज और यहां पर बता दूं कि सबसे ज्यादा डिसइन्वेस्टमेंट से अभी तक आय प्राप्त हुई है। 2017-18 में जो है सबसे ज्यादा डिसइन्वेस्टमेंट से इनकम या आय प्राप्त हुई है। 2018-19 में 87,000, यानी इसमें कमी आई है। अगर ये पूछा जाए कि विनिवेश से प्राप्त आय पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष, मतलब 17-18 की तुलना में 18-19 में क्या हुआ है, कमी आई है। लेकिन ये भी मैं आपको बता दूं कि इस अमाउंट में ज़्यादातर डिसइन्वेस्टमेंट से जो इनकम हुई है वो 2014-15, 15-16, 16-17 और फिर 17-18 और 18-19, उससे पहले बहुत बड़ा डिसइन्वेस्टमेंट नहीं हुआ था। ठीक है, तो अधिकतर जो डिसइन्वेस्टमेंट हुआ है वो एनडीए गवर्नमेंट के दौरान हुआ है, और उससे जो है ये सरकार को आय प्राप्त हुई है। अब सरकार ने उस आय का जो इन्वेस्टमेंट है वो कहाँ कहाँ किया है, चाहे वो रोड इन्वेस्टमेंट हो, चाहे वो नए प्रोजेक्ट को लगाने में इन्वेस्टमेंट किया गया हो, या तमाम तरह की सामाजिक या जो है वो ग्रामीण और नगरीय योजनाओं के लिए किया गया है, कल्याणकारी योजनाओं के लिए या वेलफेयर के लिए किया गया है। ठीक है, अब वो अपना एक विवाद का विषय है, वो अलग बात है, बट ये है कि जो मुख्य उद्देश्य की बात अगर हम करें तो उसके तहत आप देख रहे हैं कि जो विनिवेश का मुख्य उद्देश्य है आय प्राप्त करना, तो उसको सरकार ने वो आंकड़े प्रस्तुत किए हैं कि हमें इसके द्वारा ये आय प्राप्त हुई है। ठीक है, अब बच्चों डिसइन्वेस्टमेंट के बाद अब हम इंडस्ट्री डिस्कस करेंगे। अभी ये सारा हम लोग पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री डिस्कस कर रहे थे, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर रहे थे। अब हम आपके सामने प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अब निजी उद्योगों की अगर हम बात करें, निजी उद्योग, तो उद्योग
पुनः हम डिस्कस दूसरे महत्वपूर्ण आधार पर करेंगे। तो अगर हम देखें, जो उद्योग मंत्रालय का आंकड़ा है उसके अनुसार सभी प्रकार के, अब उनकी कैटेगरी अलग अलग है, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। सूक्ष्म उद्योग हों या लघु उद्योग हों या मध्यम स्तर के उद्योग हों या बड़े उद्योग हों, तो अलग अलग कैटेगरी है। अभी MSME का भी कॉन्सेप्ट आया है और उसके तहत सरकार ने बहुत सारे बदलाव किए हैं। पर टोटल इंडस्ट्री की अगर बात की जाए तो इंडिया में छोटी बड़ी इंडस्ट्रीज जो है वो लाखों में नहीं करोड़ों में है उनकी संख्या। लगभग 5.3 करोड़ इंडस्ट्रीज हैं टोटल इंडस्ट्री। और टोटल इंडस्ट्री का अगर हम देखें तो जो मैक्सिमम परसेंटेज है 95-96% तो किसके हाथ में है? प्राइवेट सेक्टर के हाथों में, पूरी तरह से वो प्राइवेट सेक्टर के हाथों में। और अगर हम देखें कि टोटल इंडस्ट्री में जैसे ही इंडस्ट्री आती है दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि भाई टोटल इंडस्ट्रीज का ज़्यादा परसेंटेज गांव में है कि शहर में है? तो जैसे ही इंडस्ट्री आती है दिमाग में वैसे ही मुंबई, सूरत, पुणे, गुड़गांव, दिल्ली, ऐसे कानपुर, ऐसे शहरों का नाम आता है। तो सीधा दिमाग में क्या क्लिक करता है? इंडस्ट्री का मतलब कि नगर। अगर ये पूछा जाए कि इंडस्ट्री मैक्सिमम जो है परसेंटेज कहाँ पर होगा, नगरीय क्षेत्र में या ग्रामीण क्षेत्र में, तो सामान्य व्यक्ति जिसको नहीं पता है आंकड़ा वो क्या बोलेगा? नगरीय क्षेत्र में। जबकि वास्तविकता क्या है कि भारत के अधिकतर उद्योग आज भी कहाँ हैं? ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित हैं। 61 टोटल इंडस्ट्री का 61.3% कहाँ है? ग्रामीण क्षेत्र में। टोटल इंडस्ट्री का 61.3% ग्रामीण क्षेत्र में है और 38.7% नगरीय या शहरी क्षेत्र में। ठीक, तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि मैक्सिमम इंडस्ट्री जो है वो कहाँ है। कुछ आंकड़े मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं कि वो मैक्सिमम ग्रामीण क्षेत्रों में है। अब सरकार ने एक आर्थिक गणना की हुई है, इकोनॉमिक या आर्थिक गणना की, छठी आर्थिक गणना, जिसकी रिपोर्ट 2014 में आई थी। तो जो इकोनॉमिक कैलकुलेशन हुआ है उसमें जो डेटा प्रस्तुत किया गया है उसके कुछ आंकड़े मैं आपके सामने रख रहा हूं। जो डेटा इंट्रोड्यूस हुआ था उसके कुछ आंकड़े मैं आपके सामने रख रहा हूं। छठी आर्थिक गणना के अनुसार 6 या छठी आर्थिक गणना के अनुसार उद्योग, तो सबसे पहला आंकड़ा है मैक्सिमम इंडस्ट्रियल यूनिट। ठीक, अधिकतम औद्योगिक इकाइयां, मैक्सिमम इंडस्ट्रियल यूनिट। पहला यूपी 11.46%, दूसरा महाराष्ट्र 10.48%, सिर्फ आपकी इंफॉर्मेशन के लिए है। ठीक है, थर्ड वेस्ट बंगाल 10.09%, चौथा तमिलनाडु 8.64% और पांचवा आंध्र प्रदेश 7.25%। ओके, तो ये आंकड़ा आपके सामने आया। 6 इकोनॉमिक जो गणना हुई है, कैलकुलेशन हुआ है, उसके अनुसार जो रिपोर्ट है
अधिकतम औद्योगिक इकाइयाँ, मैक्सिमम इंडस्ट्रियल यूनिट, यूपी में सबसे पहले नंबर पर, फिर महाराष्ट्र, और फिर उसके बाद वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु, और फिर आंध्र प्रदेश। डिसेंडिंग ऑर्डर याद रखना है, ये परसेंटेज का आंकड़ा क्लेरिफाई करने के लिए है, इसको आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, हाँ यूपी वाला याद कर लेना। ठीक, अब अगर हम यहाँ पर देखें, ये तो हो गया अधिकतम औद्योगिक इकाइयाँ या इंडस्ट्रियल यूनिट्स, कहाँ? स्टेट्स में। अब यही आंकड़ा हम अगर यूनियन टेरिटरी में देखें, यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश, नंबर 1 ऑब्वियस सी बात है दिल्ली होगा, बस चक्कर दूसरे और तीसरे का रहता है। दिल्ली 1.53% टोटल इंडियन इंडस्ट्री का है ये। दूसरा चंडीगढ़ 0.14%, तीसरा पुदुचेरी 0.10%। ठीक, तो नंबर 1 दिल्ली, नंबर 2 चंडीगढ़ और नंबर 3 पुदुचेरी। ठीक है, तो ये 3 स्टेट्स हैं जो जहां पर सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं। अब मैं आप ये परसेंटेज चाहे 11 था चाहे किसका है, भारत में कुल उद्योगों का 11 दशमलव समथिंग कहां है? यूपी में। भारत में कुल उद्योगों का, टोटल इंडस्ट्री का 1.53% कहां है? दिल्ली में। ठीक, तो ये उस तरह से यहां पर आपके सामने आंकड़ा है। अब अधिकतम औद्योगिक इकाइयों के बाद जो अगला आंकड़ा है, औद्योगिक इकाइयों में अधिकतम वृद्धि का जो परसेंटेज है वो क्या है? ठीक, तो अगला आंकड़ा है औद्योगिक या उद्योगों की संख्या में वृद्धि, यानी पिछले वर्षों के दौरान मैक्सिमम इंडस्ट्रियल जो नंबर ऑफ इंडस्ट्री है उसकी ग्रोथ रेट सबसे ज्यादा कहां रही? ठीक है, तो मैक्सिमम उद्योगों की संख्या में वृद्धि की अगर हम बात करें, नंबर 1 मणिपुर 109% वृद्धि हुई है यहां। नंबर 2 सिक्किम 102%। नंबर 3 आसाम या असोम हो गया है अब, 100% ग्रोथ हुई है। नंबर 4 नागालैंड 78%। नंबर 5 तेलंगाना 77%। उद्योगों की संख्या में मैक्सिमम ग्रोथ, इंडस्ट्रियल यूनिट्स में मैक्सिमम ग्रोथ। आप देख रहे हो कि 5 में से 4 स्टेट नॉर्थ ईस्ट के हैं। नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा, ये गवर्नमेंट की प्लानिंग थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसके लिए वहाँ पर एटमॉस्फेयर बनाया कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री वहाँ पर लगाई जाएं, और उसी का फ़ायदा दिखा है कि मणिपुर, सिक्किम, असम और नागालैंड, ये 4 स्टेट आपके नॉर्थ ईस्ट के हैं, और एक तेलंगाना जो है वो सिर्फ साउथ का है जहाँ पर उद्योगों की संख्या में सर्वाधिक वृद्धि पाई गई है। ठीक, अब अगर यही आंकड़ा हम केंद्र शासित प्रदेशों में देखें तो दिल्ली वहाँ भी नहीं होगा, जैसे यहाँ यूपी नहीं है। आप देखेंगे कि ग्रोथ रेट, हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि ग्रोथ रेट वहाँ सबसे ज़्यादा होती है जहाँ पर वो पहले सबसे कम रहा हो, मतलब संख्या कम हो, वहाँ ज़्यादा ग्रोथ होगी, उसकी संभावना ज़्यादा होगी। तो अब अंडमान निकोबार 84% की ग्रोथ। दूसरे नंबर पर चंडीगढ़ 31% की ग्रोथ। तीसरे नंबर पे दादर नागर
हवेली 28%। ठीक, तो ये हो गया अंडमान निकोबार 84%, चंडीगढ़ 31% और दादर नगर हवेली 28%। ठीक, तो ये आप इंडस्ट्री से रिलेटेड कुछ डेटा हैं जो आपके सामने आ रहे हैं 6 नंबर पे जो आर्थिक गणना हुई है उसके आधार पर। अब उद्योगों में सर्वाधिक रोजगार, मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट इन इंडस्ट्री, ये आंकड़ा है अगला। उद्योगों में सर्वाधिक रोजगार, मैक्सिमम इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट की अगर हम बात करें, नंबर 1 महाराष्ट्र, नंबर 2 यूपी। महाराष्ट्र 11%, टोटल इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट का 10% यूपी। नंबर 3 वेस्ट बंगाल 9%, डिसेंडिंग ऑर्डर एकदम बहुत सही है याद करने में। तमिलनाडु 8%, गुजरात 7%। ठीक, मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट इन इंडस्ट्री, उद्योगों में सर्वाधिक रोजगार। भारत में जितने लोगों को भी इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट मिला हुआ है उसमें मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट कहाँ है? महाराष्ट्र। 11% लोगों को महाराष्ट्र में है, 10% लोगों को यूपी में है, वेस्ट बंगाल में 9%, तमिलनाडु में 8% और गुजरात में 7%। अब आपको इन मैक्सिमम इंडस्ट्री, जब आपने यूपी देखा होगा तो अजीब लगा होगा, मैक्सिमम इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट यूपी देखा होगा, सोचा होगा यार लोग फिर यूपी वाले क्यों मुंबई जाते हैं, क्यों गुजरात जाते हैं। हाँ, यहाँ पे तो मैक्सिमम मिल रहा है, पॉपुलेशन भी तो देखो। ये मैक्सिमम होकर भी कुछ नहीं है, मैक्सिमम होने के बाद भी हमारे लिए कुछ नहीं है। टोटल इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट का मात्र 10% और टोटल पॉपुलेशन का हम कितने परसेंट है ये भी तो देख लो, है कि नहीं? टोटल इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट का 10% और टोटल पॉपुलेशन आज हमारी अगर 140 करोड़ है तो हम तो 20 करोड़ है। सीधी सी बात है। तो वहां तो वो आंकड़ा जो है आसपास हो रहा है, बहुत गैप लिए हुए है। ठीक है, तो इसलिए यहां पर भी तो कहीं ना कहीं यहां पर भी वो 20%, अगर 20% एम्प्लॉयमेंट होता तो शायद बाहर नहीं जाना होता। अगर यूनिट्स और ज़्यादा होती तो, क्योंकि उस छोटी छोटी यूनिट्स का कोई मतलब नहीं है। और तो ये आंकड़ा अगर हम देखें मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट का केंद्र शासित प्रदेशों में, तो ऑब्वियस सी बात है दिल्ली होगा और चंडीगढ़ होगा और पौंडीचेरी होगा। तो अधिकतर जो रोजगार है वो नंबर 1 पे केंद्र शासित में दिल्ली है, देन चंडीगढ़ और फिर कौन है? पुदुचेरी यानी पौंडीचेरी। तो ये बिल्कुल वही है, यहाँ पे परसेंटेज उतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। ठीक है, एक आंकड़ा और आपके लिए यहाँ पर इंडस्ट्री से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है कि इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट के बेसिस पर कौन टॉप पर है। मतलब उद्योगों में निवेशित या निवेश पूंजी के आधार पर, पूंजी के आधार पर तो अगर देखें सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कहाँ हुआ है उद्योगों में, तो नंबर 1 गुजरात, नंबर 2 महाराष्ट्र और नंबर 3 तमिलनाडु। 16%, 13%, 11%। अब आप देखिए आंकड़ा बदल गया। इस आंकड़े में हम लोग नहीं आ रहे। मैक्सिमम इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट, जो बड़े इन्वेस्टमेंट हुए हैं वो कहाँ हुए हैं? नंबर 1 गुजरात, नंबर 2 महाराष्ट्र और नंबर 3 तमिलनाडु। वहां की पॉपुलेशन के हिसाब से अगर वो 10% एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं
टोटल एम्प्लॉयमेंट का, टोटल इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट का 10% 9%, तो वो इसका मतलब कि बहुत सारे दूसरे प्रदेशों के लोगों को अकोमोडेट कर रहे हैं। और हमारे परसेंटेज, हमारे पॉपुलेशन के हिसाब से अगर हम इतना दे रहे हैं तो हम अकोमोडेट नहीं कर रहे हैं, हम अपने लोगों को ही नहीं दे पा रहे। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे, अब जैसे हमारी जो सरकार है स्टेट गवर्नमेंट, उसने क्यों ऐसा किया कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रियल प्लानिंग की, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट सबमिट करा, ठीक है, बहुत बड़ा सबमिट यूपी गवर्नमेंट ने आयोजित किया था। तो ये ऐसा क्यों किया गया कि जो है अभी तक, क्योंकि इससे पहले अगर आप देखें तो जो है सपा और बसपा की सरकारों में ऐसा माहौल यूपी में रहा, ना तो इलेक्ट्रिसिटी रही और ना ही कानून व्यवस्था की स्थिति ऐसी रही कि इंडस्ट्री जो है वो यहाँ पर आए, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट यहाँ पर हो, ऐसा एटमॉस्फेयर ही नहीं बनाया गया। तो जब तक आप ऐसा एनवायरनमेंट नहीं बनाओगे, आज आप देखो आपको पावर सप्लाई पर्याप्त मिल रही है, आखिर वही स्टेट है ना, वही व्यवस्था है ना, ठीक है। तो मैं किसी की पॉजिटिव निगेटिव बात नहीं यहां पर आ रही, यहां पर वो आ रहा कि आप इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट के लिए ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट कैसे मिलेगा, पहले वो इन्वेस्टमेंट होना चाहिए ना, पहले वो यूनिट्स तो लगनी चाहिए ना, ठीक है, और अकॉर्डिंग टू यूपी पॉपुलेशन ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में होना चाहिए। तो वो अगर होगा तभी हम ऐसा कुछ कर पाएंगे, ठीक। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास होना चाहिए कि हम ऐसा एटमॉस्फेयर बनाएं कि कल को इन्वेस्टमेंट यहाँ पर हो। अब आप देखिए अयोध्या में जब से ये बात हो रही है कि जो है अयोध्या में मंदिर बनेगा और फिर उसके बाद भगवान राम का जब मंदिर बनेगा उसके बाद उससे रिलेटेड कितना सारा डेवलपमेंट होगा, तमाम 5 स्टार होटल, एयरपोर्ट या फिर बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, तमाम रिजॉर्ट या तमाम धर्मशाला या बहुत सारी मार्केट से रिलेटेड एक्टिविटीज़, ऐसा अनुमान व्यक्त किया जा रहा है कि अगर ऐसा हुआ तो ऐसा होगा और कितने लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। तो उसमें जो है उस तरह से अगर देखा जाए तो वहाँ पर जो है किसी एक वर्ग का फायदा नहीं है, वो सभी के लिए लाभप्रद होगा अगर ऐसी चीज़ें हो। प्रत्येक जगह पर अगर ऐसा डेवलपमेंट हो, चाहे वो इंडस्ट्री के द्वारा हो या किसी भी चीज़ के द्वारा हो, चाहे वो टूरिस्ट प्लेस के द्वारा हो, तो कहीं ना कहीं वो इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। अब बच्चों एक और आंकड़ा है उद्योगों से संबंधित जो मैं आज आपको बता दे रहा हूँ, इसके बाद मैं नेक्स्ट जो सेक्शन है वो आपका लूँगा। 2020-21 में जो हमारे इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट रही है, वृद्धि दर, उसके संबंध में एक आंकड़ा आया हुआ है। तो अभी अभी भारत सरकार ने 2020-21 का अनुमान व्यक्त किया है। अनुमान किसके लिए? वर्ष 2019-20 के लिए 8 कोर सेक्टर इंडस्ट्री या उद्योग के लिए, 8 कोर सेक्टर उद्योग या इंडस्ट्री के लिए। कोर सेक्टर जो बड़े सेक्टर्स होते हैं, हैवी इंडस्ट्रीज होती हैं, उसको बोला जाता है। तो उसके लिए अनुमान व्यक्त किया है, उसके बारे में मैं आंकड़ा आपको दे दे रहा हूं, फिर बताता हूं। नंबर 1 कोयला, नंबर 2 कच्चा तेल, क्रूड ऑयल, नंबर 3 प्राकृतिक गैस, नंबर 4 सीमेंट। ये 4 सेक्टर, अभी देखिएगा आप, 8 कोर सेक्टर का इन्होंने अनुमान व्यक्त किया है कि इनकी वृद्धि दर क्या होगी। इन उद्योगों की वृद्धि दर का अनुमान व्यक्त किया गया है कि 2019-20 में क्या प्राप्त होगी। तो इन चारों का माइनस में व्यक्त किया गया है, इसका -0.5% की ग्रोथ होगी, यानी कमी होगी, वृद्धि नहीं होगी। कहाँ होगी? कमी होगी, ग्रोथ में कमी पाई जाएगी। क्रूड ऑयल में बहुत ज़्यादा माइनस, ये माइनस है, ये ध्यान रखिएगा, ये माइनस है,
-5.9%। उसके बाद प्राकृतिक गैस में -5.7% और सीमेंट में -0.8%। ठीक, अब आप यहीं पर मैं आपको अगला आंकड़ा लिख के बता देता हूं। 5वें नंबर पर, 5th नंबर पर रिफाइनरी उत्पाद, बाई प्रोडक्ट्स होते हैं रिफाइनरी उत्पाद। दूसरा उर्वरक, 6ठे नंबर पर उर्वरक, फर्टिलाइजर। 7वें नंबर पे इस्पात या स्टील। और 8वें नंबर पर बिजली। ठीक है, अब इसके लिए प्लस का आंकड़ा प्रस्तुत किया गया है। ग्रोथ होगी रिफाइनरी उत्पाद में 0.2%, प्लस यहां पर ग्रोथ होगी उर्वरक में 2.7%, स्टील में सबसे ज़्यादा 4.2% और बिजली में 1.0%। ठीक, तो ये लेटेस्ट आंकड़ा है और इसके आधार पे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए मैं आपको इसको बता रहा हूं। 2020-21 में सरकार ने वर्ष 2019-20 के लिए कोर सेक्टर उद्योग की वृद्धि दर का अनुमान व्यक्त किया है। 8 कोर सेक्टर इंडस्ट्री की वृद्धि दर का अनुमान। 8 कोर सेक्टर उद्योग, अब आप जान लीजिए। अब अगर ये क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में कौन कोर सेक्टर उद्योग है, तो कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, सीमेंट, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात यानी स्टील और बिजली। अब सबसे ज्यादा वृद्धि दर का अनुमान किस में व्यक्त किया गया है? स्टील इंडस्ट्री, यानी आपको यह ध्यान रखना है, इस्पात या स्टील। ठीक है, सर्वाधिक कमी का आकलन किसमें किया गया है? क्रूड ऑयल। वैसे ही हम इसका उत्पादन बहुत नहीं करते, तो उसमें भी इतनी कमी का आकलन, हम तो इसमें आयात पर निर्भर है ना। ठीक है, तो मैक्सिमम ग्रोथ पहले नंबर पर इस्पात, दूसरे नंबर पर उर्वरक, फर्टिलाइजर, तीसरे नंबर पर बिजली। ये आपको इस तरह से मैक्सिमम ग्रोथ, ठीक है, मैक्सिमम ग्रोथ रेट इन कोर सेक्टर। ठीक, नंबर 1 स्टील इंडस्ट्री या इस्पात, नंबर 2 उर्वरक या फर्टिलाइजर, नंबर 3 बिजली। ठीक है, मैक्सिमम डिक्रीज हो रहा है, अधिकतम कमी इंडस्ट्रियल ग्रोथ में। सबसे ज्यादा कमी पहले नंबर पर क्रूड ऑयल, दूसरे नंबर पर नेचुरल गैस, तीसरे नंबर पर आप देख रहे हैं सीमेंट। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका एक आंकड़ा है जो मैंने आपको यहां पर बताया। तो बच्चों, आप ये जो भी आपको इकोनॉमी में आंकड़े दिए जा रहे हैं, ये अभी 2020-21 के एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे और इनको आप अच्छे से प्रिपेयर करिए, नोट्स बनाते रहिए। सभी हमारे दिशा परिवार के जितने भी कैंडिडेट्स हैं, ये ध्यान रखें कि जब भी हमारी गवर्नमेंट गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आपको बुलाया जाएगा, हो सकता है कि सितंबर में वो अच्छे दिन आ जाएं, तो जब भी आपको बुलाया जाएगा तो आपको नोट्स प्रॉपर तैयार करके आना होगा। अदरवाइज़ हम यहाँ पर क्लास में आपको जो है वो एंट्री नहीं देंगे। तो आप ये ध्यान रखो कि नोट्स जो है, अभी भी 10 दिन का समय है इसी माह में, तो अच्छा होगा कि आप प्रॉपरली सभी सब्जेक्ट्स के अपने नोट्स जो है वो प्रिपेयर करते रहिए और फिर हम लोग इसके नेक्स्ट सेक्शन में मिलते हैं। थैंक यू बच्चों।